आखिर भारत में जजों को कौन चुनेगा? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। असल में ये सत्ता के दो सबसे बड़े खंभों के बीच एक जबरदस्त खींचतान की कहानी है। तो चलिए आज इसी टकराव को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सवाल भले ही सीधा सा लगे, पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। ये कोई सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में बुना गया एक बहुत ही पेचीदा जाल है। अब इस पूरी खींचतान में ना दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है जुडिशरी, यानी हमारी न्यायपालिका, जो कहती है कि उसकी आज़ादी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है, मतलब सर्वोपरि है। और फिर दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार। सरकार का मानना है कि भाई अपॉइंटमेंट प्रोसेस में उन लोगों की भी तो बात सुनी जानी चाहिए जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। और जानते हैं इस पूरे संवैधानिक दंगल का अखाड़ा कहाँ है? वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहीं पर जो भी फैसले लिए जाते हैं वही पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम का भविष्य तय करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, 28 जनवरी 1950 को बना था। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। मतलब इसके फैसले पत्थर की लकीर हैं जो हर दूसरी अदालत को मानने ही पड़ते हैं। अब जाहिर है, जब दांव इतना बड़ा हो तो ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर यहाँ जजों को अपॉइंट कौन करेगा और कैसे करेगा। तो चलिए कहानी के पहले राउंड पर चलते हैं। ये वो दौर था जब जजों को अपॉइंट करने की पावर धीरे धीरे सरकार के हाथ से निकलकर जुडिशरी के हाथों में आ रही थी। ये सब कुछ बदला 3 बहुत ही अहम केसों की वजह से, जिन्हें 3 जजेस केसेस भी कहते हैं। देखिए, 1982 में पहला केस आया, तब सरकार का पलड़ा भारी था। कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस यानी सहमति नहीं है। मतलब सरकार चाहे तो जुडिशरी की सलाह को न भी माने। लेकिन फिर आया 1993 का साल और दूसरा केस। यहाँ कोर्ट ने पूरा गेम ही पलट दिया। यहीं से जन्म हुआ कोलेजियम सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जहां जज ही जजों को चुनते हैं। और 1998 तक तो तीसरे केस के बाद ये सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि कोलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी ही पड़ती थी। मतलब वो बाइंडिंग हो गई। लेकिन इस कोलेजियम सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठने लगे। कहा गया कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और तो और भाई भतीजावाद के आरोप भी खूब लगे। और सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? ये कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा लोकतंत्र था जहां जज ही जजों को अपॉइंट कर रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी की उस बेसिक प्रिंसिपल के ही खिलाफ है जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। तो इन्हीं सब आलोचनाओं के बीच सरकार ने अपना अगला दाव चला, एक ऐसी कोशिश जिससे अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर कंट्रोल वापस पाया जा सके। और ये था राउंड 2। और ये दाव क्या था? ये था 99वां संविधान संशोधन। साल 2014 में सरकार एक नया कानून लेकर आई जिसने बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी NJAC। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, कोलेजियम सिस्टम को जड़ से खत्म करना। अब ये जो NJAC था ना, इसका डिजाइन बड़ा दिलचस्प था। ये पावर बैलेंस बनाने की एक कोशिश थी। इसमें कुल 6 सदस्य थे। कौन कौन? भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज, देश के कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स। और इन 2 एमिनेंट पर्सन्स को कौन चुनता? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की एक कमेटी। लेकिन इसमें एक क्लॉज था जिस पर बहुत विवाद हुआ। वो ये कि अगर 6 में से कोई भी 2 सदस्य किसी कैंडिडेट के नाम पर राजी नहीं हुए तो बस उसका नॉमिनेशन वही खत्म। अब इसी बात ने जुडिशरी के अंदर चिंता पैदा कर दी। उन्हें लगा कि इससे तो सरकार और बाहर के सदस्यों को एक तरह की वीटो पावर मिल जाएगी। और फिर आया इस टकराव का क्लाइमैक्स, वो पल जब न्यायपालिका को खुद अपने ही भविष्य का फैसला करना था। हुआ ये कि NJAC की लीगैलिटी को, उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया गया। और जो फैसला आया वो काफी चौंकाने वाला था। अक्टूबर 2015 में 5 जजों की बेंच ने 4-1 की मेजॉरिटी से NJAC और 99वें संविधान संशोधन दोनों को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब उसे रद्द कर दिया। सिर्फ एक जज थे, जस्टिस चलमेश्वर, जो इसके पक्ष में थे। तो कोर्ट का तर्क क्या था? कोर्ट का लॉजिक एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पर टिका था, और वो ये कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता।
कोर्ट का मानना था कि एनजेएसी के जरिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पॉलिटिकल दखलंदाजी होगी, जिससे जुडिशरी की ये आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या हुआ? क्या ये खींचतान यहीं खत्म हो गई या फिर कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी था? एनजेएसी के रद्द होते ही जजों की नियुक्ति का वही पुराना कोलेजियम सिस्टम वापस आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कोलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जो बहस थी वो आज भी उतनी ही गर्म है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जो न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है और किसी भी पावरफुल संस्था के लिए जो जवाबदेही जरूरी है, उन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। और सच तो ये है कि इस सवाल का परफेक्ट जवाब आज भी खोजा जा रहा है।